थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम थ्री डायमेंशनल प्लेन पे किसी पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कितने तरह के प्लेन होते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। और क्लास 12th में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस से रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मान लो ये हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है। लेट्स सी दिस इज अ थ्री डायमेंशनल प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस प्लेन के ऊपर कितने तरह के प्लेन होते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाए जाते हैं। सबसे पहला प्लेन आपके पास है एक्स वाई प्लेन। देखो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन जो एक्स एंड वाई एक्सिस से बना। दूसरा प्लेन हमारे पास होता है वाई जेड प्लेन। आप देख सकते हो जो मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, दिस प्लेन इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। एंड तीसरा प्लेन आपके पास है एक्स जेड प्लेन। 8 ऑक्टेंट होते हैं और किसी भी ऑक्टेंट किसी भी एक्सिस पे आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी। तो 3 एक्सिस आपके पास है, 3 आपके पास प्लेन है और 8 आपके पास ऑक्टेंट है। ये बेसिक आइडिया आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। एक्स जेड प्लेन एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। ठीक है। क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये पूरा का पूरा चैप्टर वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। आपने पिछले चैप्टर वेक्टर में भी डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था। यहां पर हम लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिया गया है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 1 0 2 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -1 3 5 और हमसे कहा जा रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी का डायरेक्शन रेशियो बताओ। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का बेसिक आइडिया आपने वेक्टर से पढ़ा है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पिछले चैप्टर के वीडियो को रेफर करिए, वहां से इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। ठीक है जी। अब यदि मैं इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो की बात करता हूं तो सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट का वेक्टर पता करना पड़ेगा। यदि हम ए बी वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग ए बी वेक्टर, तो हमने वेक्टर में पढ़ा था दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है -i प्लस 3 j एंड प्लस 5 k माइनस i प्लस 0 j प्लस 2 k। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये बन जाता है -2i प्लस 3 j एंड प्लस 3 k। तो ये मुझे मिला ए बी वेक्टर। और यदि मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है तो मैं इसके i j एंड k कंपोनेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म लूंगा। ये यदि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसके आई जे के कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से द डायरेक्शन रेशियोज आर -2 3 एंड 3। नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने जा रहे हो तो आपको जो वेक्टर मिला है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर पता कर लो और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो नाउ इन दिस केस आपके पास जो ए बी वेक्टर है उस ए बी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड पता करिए। तो ये क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 22। ठीक है। और यदि आप ए बी कैप पता करना चाहते हो जैसे यूनिट वेक्टर, तो ये आपको मिलेगा -2/√22i प्लस 3/√22j एंड प्लस 3/√22k। ठीक है जी। तो ये मिल गया
यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट, एंड यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन कोसाइन -2/√22, 3/√22 एंड 3/√22, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को आपस में रिलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि हाउ टू रिलेट ऑल द थ्री डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय L, M एंड N, एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। और इन तीनों को आपस में रिलेट करने के लिए हमने क्या कहा था, वी हैव अ रिलेशन विच इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री डायरेक्शन कोसाइन। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स जरूर बनाइए, और जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसको ट्राई करिए। हालांकि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अब डायरेक्शन रेशियो में किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, नहीं कोसाइन। याद रखना, डायरेक्शन रेशियो अलग बात है, डायरेक्शन कोसाइन अलग बात है। डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का कंपोनेंट होता है, डायरेक्शन कोसाइन उसके यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट होता है। सुनिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। ओके, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में आपको बताया, यहाँ पर आपको 3 लाइन सेगमेंट के बारे में बात करनी है। सो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। कहा जा रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। जिस तरह से मैंने पिछले एग्जांपल में एक लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करके आपको दिखाया, उसी तरह से यहाँ पर भी आप एक एक करके इन तीनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करोगे। सबसे पहले ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, फिर BC वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और फिर AC वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और इन तीनों यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम 1 बाय 1 डायरेक्शन कोसाइन कर देंगे। ठीक है, एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। AB वेक्टर की बात करें तो इसको फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लेंगे। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, तो -1 -3 क्या हो गया, -4i कैप। 1 और -5 क्या हो गया, -4j कैप, एंड 2 + 4 क्या हो गया, 6k कैप। ये हो गया AB वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड से यदि इसको डिवाइड किया जाए तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, √16 -4 स्क्वायर, फिर -4 स्क्वायर एंड +6 स्क्वायर, तो ये बनता है √6 3 जा 18 और 3 + 2 5 68, और 68 को आप 2√17 लिख सकते हो। ठीक है, सो AB कैप क्या बना, AB कैप यूनिट वेक्टर -4i कैप -4j कैप एंड +6k कैप डिवाइडेड बाय 2√17। यदि 2 को कैंसिल किया जाए तो -2/√17i कैप -2/√17j कैप एंड +3/√17k कैप। ठीक है, सो ये AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिला। सो वी कैन से द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, लाइन AB का डायरेक्शन कोसाइन क्या बना, तो डायरेक्शन कोसाइन बना -2/√17 -2/√17 एंड 3/√17। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB। Similarly, we can find the direction cosine of BC and direction cosine of AC. जो BC फाइंड करोगे तो फाइनल पॉइंट C माइनस इनिशियल पॉइंट B करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर BC का पता करोगे, और फिर उसके कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कर देंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों साइड का डायरेक्शन कोसाइन पता करो। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करो, अभी पता करो, अभी पता करो, और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। मतलब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो एक लाइन सेगमेंट है और जो दूसरा लाइन सेगमेंट है दोनों पैरेलल है। हाउ कैन वी से दैट 2 लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, जब इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है। जब भी किसी 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है वो दोनों लाइन
पैरेलल होती है और दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तब ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे पैरेलल के बारे में बात की जा रही है। तो यदि मैं पैरेलल की बात करूँ, ये हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक हमारे पास ए बी है एंड दूसरा सी डी है। तो लाइन सेगमेंट ए बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 3 4 एंड 5 -2 1 एंड दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास है -2 3 -4 एंड 6 -7 और -10। ठीक है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो पता करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो पता करता हूं। उसके लिए हमें ए बी वेक्टर पता है, जरूरी नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि ए वेक्टर करें, हम सीधा लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 5 - 1 क्या हो गया 4, -2 -3 क्या हो गया -5 एंड 1 -4 इज -3। ठीक है, ओके। और जब मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी पता करने जाऊंगा तो क्या होगा, तो 6 + 2 8 हो गया, -7 -3 इज -10 और -10 + 4 इज -6। देखो जब कभी आप डायरेक्शन रेशियो पता कर रहे हो ना और उन तीनों में यदि कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल करो पहले, बिकॉज सी डी में जो मैंने डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 कैंसिल हो रहा है। तो आप यहाँ से 2 को कैंसिल करिए, तब क्या बचता है 4 -5 -3। अब आप देख सकते हो कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्शन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी is same as the direction ratios of CD. Therefore, we can say AB is parallel to CD. इसलिए AB और CD क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है जी, डायरेक्शन रेशियो आप बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। इसकी जरूरत हमें स्ट्रेट लाइन में पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकैप किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा है, बट अभी जो हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं दिस इज द टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन पे जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली एक रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूं। मान लो मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन। मुझे एक इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की 3 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि हम पहले वेक्टर इक्वेशन फाइंड करें, बाद में उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सीखें। मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का मुझे इक्वेशन पता करना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट दिया गया है, अ जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज गिवन। और वो जनरल पॉइंट क्या है, मान लो पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। मान लो इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ए दिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और इस लाइन का या इसकी पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। मैं कहता हूं इसका पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर दिया गया है और मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो जब भी लाइन का इक्वेशन पता करना है कि 2 चीजें आपको दी गई होगी, पहली चीज पॉइंट ऑन द लाइन एंड दूसरी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन और पैरेलल लाइन। नाउ हमने 2 डायमेंशनल प्लेन में पढ़ा था कि जब कभी आप किसी भी चीज का, किसी भी कर्व का या किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हो तो उस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ता है। सो इन दिस सिचुएशन अगेन वी नीड टू कंसीडर अ जनरल पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड, वो आपको कंसीडर करना है और उसी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाना है। तो यहां पर हम एक जनरल पॉइंट पी लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और इस पूरे चैप्टर में आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर एक जनरल पॉइंट होता है, इक्वेशन उसी के फॉर्म में फाइंड की जाती है। अब इस पूरे डायग्राम में यदि हम वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या लगा सकते हैं,
और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब आपको इस पूरे डायग्राम में ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर को आपस में रिलेट करना है। सो वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट लगाइए और इन तीनों वेक्टर को आपस में रिलेट करिए। अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो हमने वेक्टर में पढ़ा था इफ टू लाइंस आर पैरेलल द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई सेकंड लाइन, क्योंकि उन दोनों के कंपोनेंट का रेशियो सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी कैन से एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि एपी और बी वेक्टर पैरेलल लाइन है और एपी वेक्टर क्या होगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो दिस इज आर वेक्टर minus a vector is equal to lambda b vector. So therefore r vector is equal to a vector plus lambda b vector. This is the vector equation of the line. इसी को हम कहते हैं vector equation of the line. This is called vector equation of the line. ये किसी स्ट्रेट लाइन का एक वेक्टर इक्वेशन है। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए इस पूरे चैप्टर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। पॉइंट ऑन द लाइन इज ए वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज बी वेक्टर। तो जब कभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कन्वर्ट दिस वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट दिस वेक्टर इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अब ये हमें पता करना पड़ेगा। तो यदि मैं इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इन सभी कंपोनेंट को लिखता हूं। मैं कह सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूं ताकि रटने की जरूरत ना पड़े और आप समझ लो कि हाउ टू कन्वर्ट द वेक्टर इनटू कार्टेशियन एंड हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू वेक्टर। एक बार हम डेरिवेशन करते हैं, बाद में फिर हम शॉर्टकट ही बताएंगे आपको, ठीक है। ए वेक्टर को मैं मान लेता हूं कि ये है हमारे पास a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप एंड प्लस b3 के कैप। तो हमारे पास आर वेक्टर है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है। अब इन तीनों वेक्टर के कंपोनेंट को हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं लिखूंगा सिंस वी नो दैट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, पुट करते हैं इसको तो ये बन जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है जी। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में आई कंपोनेंट को एक साथ लो, जे कंपोनेंट को एक साथ और के कंपोनेंट को एक साथ अरेंज करो, फिर हम दोनों तरफ के कंपोनेंट को इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। राइट हैंड साइड में यदि कंपोनेंट को अरेंज किया जाए तो a1 प्लस लैम्डा b1 मल्टीप्लाई आई कैप प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 मल्टीप्लाई जे कैप एंड प्लस a3 प्लस लैम्डा b3 मल्टीप्लाई के कैप। तो ये बन गया x इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। आई कंपोनेंट को दोनों तरफ इक्वेट कर दो, ठीक है। y कैन बी रिटन एज a2 एंड प्लस लैम्डा b2 एंड z कैन बी रिटन एज a3 एंड प्लस लैम्डा b3। ठीक है, यहां से तुम लैम्डा क्या फाइंड कर लोगे, x माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से क्या बनेगा y माइनस a2 बाई b2 इज इक्वल टू लैम्डा।
ठीक है, और फिर इसके बाद जेड माइनस A3 बाई B3 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब यदि मैं इस तीनों लेमडा को एक साथ इक्वेट करूं तो हमारा जो इक्वेशन बनता है x माइनस A1 बाई B1 इज इक्वल टू वाई माइनस A2 बाई B2 इज इक्वल टू जेड माइनस A3 बाई B3। ये बन गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो दिस इज कॉल्ड द कार्टे। यदि कोई किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, वी कैन डायरेक्ट यूज दिस फॉर्मूला ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू गेट द आंसर। तो हमने दो तरह के इक्वेशन देखे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर इनटू कार्टेशियन, दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि वेक्टर एंड कार्टेशियन कैसे बनता है। तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है और इसका वेक्टर इक्वेशन था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो दिस इज कार्टेशियन, दिस इज वेक्टर। ठीक है, अब दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। बेसिक 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट, कि एक वेक्टर इक्वेशन दिया है कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, या कार्टेशियन दिया वेक्टर में कन्वर्ट करो। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू z/1, और मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है वेक्टर में। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? मैं इस कार्टेशियन इक्वेशन का वेक्टर इक्वेशन लिख सकता हूं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। व्हाट इज ए वेक्टर? व्हाट इज ए वेक्टर? पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो ए वेक्टर यहां पर क्या है? आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 0 के कैप। न्यूमरेटर में x, y एंड z के साथ जो बात सब्ट्रैक्ट हुई है a1, a2, a3, उसी को हम ए वेक्टर कहते हैं। एंड प्लस लेमडा, डिनोमिनेटर में जो आपके पास b1, b2, b3 है वही b वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो b वेक्टर क्या हो गया? 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप। सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर इक्वेशन। तो आपने देखा हाउ टू कन्वर्ट द कार्टेशियन इनटू वेक्टर। एंड दूसरी बात, यदि मैं कहता हूं कि वेक्टर दिया गया है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड प्लस लेमडा मल्टीप्लाई 3i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब मुझे इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। आइडिया सेम है। ये देखो x माइनस 1 x माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई माइनस 1 y माइनस a2 बाई b2 एंड z माइनस a3 बाई b3। तो आपने देखा किस तरह से मैंने वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। बट याद रखना कि जब भी कोई कार्टेशियन इक्वेशन है, दिस इट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि x, y एंड z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आगे मैं और भी कई एग्जांपल लूंगा। तो आपने देखा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपने देखा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड हाउ टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अब इस पे मैं कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेकर के आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आर दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है। इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बट चैलेंज क्या है? देखो चैलेंज ये है कि ये कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब कि x, y एंड z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब x माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 बाई b3 होना चाहिए, जबकि अभी तक ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि x का कोफिशिएंट -1 है और z का कोफिशिएंट 2 है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। यदि मैं यहां से x में से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये x माइनस 3 आता है। जो माइनस कॉमन लिया वो डिनोमिनेटर में चला गया। ओके, यहां पे है y प्लस 4/7। यहां से यदि मैं 2 कॉमन लेता हूं तो z माइनस 3 आता है, और जो 2 कॉमन लिया था वो डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आगे के जितने भी टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, उन सभी टॉपिक में सबसे पहली बात ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्शन रेशियो गलत आ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, जबकि हमें क्या चाहिए, इसका वेक्टर इक्वेशन। अब इसको देख करके ही वेक्टर इक्वेशन लिखा जा सकता है। सो देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो क्या बनेगा, 3i माइनस 4j एंड प्लस 3k and plus lambda multiply minus 5i and plus 7j and plus 2k। This is called the vector equation। तो कार्टेशियन को वेक्टर में लिखना कैसे, ये तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है, पढ़िए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। हमने कहा जब भी किसी क्वेश्चन में आप इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना चाहते हो, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन और पैरेलल लाइन। तो मैं यहां पे देख सकता हूं, मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 4, -5। ठीक है, और ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। जिस लाइन का पैरेलल है उसका इक्वेशन है x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/-5 इज इक्वल टू z + 8/6। तो आपने देखा मैंने कार्टेशियन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यहां पे था 4 - y और मैंने इसको कर दिया y - 4 ताकि y का कोफिशिएंट 1 हो जाए। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे लाइन L1 का नहीं बल्कि लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑन लाइन L, ऑलरेडी गिवन, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L। मैं कह सकता हूं लाइन L एंड L1 आर पैरेलल लाइन, सो लाइन L1 का जो डायरेक्शन रेशियो है वही लाइन L का डायरेक्शन रेशियो है। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L क्या बन जाएगा, 3 - 5 एंड 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन मिल गया और पॉइंट ऑन द लाइन पता है। सो देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि मुझे दो ही चीजें चाहिए थी, पॉइंट ऑन द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। पॉइंट न्यूमरेटर में आएगा XYZ के साथ और डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये क्या बनेगा, x -2 मतलब x + 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y -4 डिवाइडेड बाई -5 एंड z + 5 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन बना। ठीक है, जो हमसे पूछा। हाँ, इसी में यदि वेक्टर इक्वेशन पूछा जाता तो इस कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है बट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, राइट द डायरेक्शन कोसाइन। ओके, पहले डायरेक्शन रेशियो करते हैं फिर कोसाइन पे आएंगे। ठीक है, तो 5x - 3 इज इक्वल टू 15y + 7 इज इक्वल टू 3 - 10z। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ा अटपटा सा दिया हुआ है, जिसको कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट करेंगे तभी हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर पाएंगे और इसका डायरेक्शन कोसाइन। Now how to convert this equation in the standard form? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x, y, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में एक सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहां से 5 को कॉमन लो, तो ये बनता है x - 3/5। ओके, आप यहां से 15 को कॉमन लीजिए, ये बनता है y + 7/15 और यहां से आप -10 को कॉमन लो तो ये z - 3/10। ठीक है, अब यदि मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो x
माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 1/5 इज इक्वल टू वाई प्लस 7/15 डिवाइडेड बाई 1/15 इज इक्वल टू जेड माइनस 3/10 डिवाइडेड बाई 1/-10। क्या करना था हमें इसको फ्रैक्शन में लेके आना था। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर में एक सिंपलेस्ट रेशियो बनना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इन सभी डिनोमिनेटर को 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। इन सभी को 30 से मल्टीप्लाई करता हूं, सारे डिनोमिनेटर को 30 से मल्टीप्लाई करो। एक्स माइनस 3/5 इसको 30 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, और y प्लस 7/15 इसको यदि मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, एंड z माइनस 3/10 इसको 30 से करता हूं -3 आएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यही चैलेंजिंग पार्ट था इस क्वेश्चन में, और इस तरह के आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो आपने देखा यहाँ पर कि मैंने स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन बनाया, और इससे मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है। सो डायरेक्शन रेशियो आर क्या मिल रहा है, 6, 2, -3। जबकि हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड है 36 एंड प्लस 4 प्लस 9, ये बन जाता है √49 इक्वल टू 7। यदि मैं इन सबको 7 से डिवाइड कर दूं, वी विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इसी का यूनिट वेक्टर होता है। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 6/7, सॉरी 6/7, 2/7 एंड -3/7। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जिसमें क्वेश्चन कार्टेशियन में दिया गया है, बट मुझे वेक्टर इक्वेशन चाहिए। पढ़िए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द लाइन थ्रू द पॉइंट। ओके, 2 पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट, बट हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 चीजें चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ओके, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट ए और बी है, -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। इसमें पॉइंट ऑन द लाइन तो हमें पता है, किसी भी एक पॉइंट को लिया जा सकता है। मान लो मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन, और मैं पॉइंट ए को ले लेता हूं, ये बन जाता है -1, 0, 2। ठीक है, और मैं कहता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, इट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो 3 - -1 4, 4 - 0 4 एंड 6 - 2 4। बट डायरेक्शन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो होता है। यहां पर इन तीनों में 4 कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको 1, 1, 1 ले सकते हैं। नाउ देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, पहले कार्टेशियन कर लेते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस 2/1। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन इक्वेशन में। अब इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो। सो इसका जो वेक्टर इक्वेशन होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या बनेगा, r वेक्टर इक्वल टू i कैप, सॉरी माइनस i कैप प्लस 2k कैप and plus lambda multiply I cap plus j cap plus k cap. This is called the vector equation. So we got the Cartesian equation of the line and we got the vector equation of the line. जैसे Cartesian मिला, आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया कि how to find the equation of line. जब भी कोई क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर है, so what we can do. आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यदि किसी 2 लाइन के बीच का एंगल पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ये कॉन्सेप्ट आपने वेक्टर में पढ़ा था। मान लो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और हमारे पास दूसरा लाइन का इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर एंड प्लस म्यू b2 वेक्टर, और मुझे इन दोनों लाइन के बीच का इक्वेशन एंगल पता करना है थीटा।
वेक्टर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस और एंगल बिटवीन टू वेक्टर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। यही पढ़ा था ना हमने। तो यहां पर भी आइडिया सेम है। फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो b1 वेक्टर एंड इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है b2 वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो के बीच का एंगल ही लाइन के बीच का एंगल होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ही लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल we can say cos theta is equal to b1 vector dot b2 vector divided by magnitude of b1 vector multiply magnitude of b2 vector. This is the formula to find angle between two lines. तो जब भी किसी दो लाइन के बीच का एंगल पता करना हो, आपको उन दोनों लाइन का क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। पूरे लाइन के इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लाइंस का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए सो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस। इसमें दो चीजें आती है, एक तो पूछा जाएगा एंगल क्या है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको ये प्रूफ करना पड़े कि लाइन परपेंडिकुलर है। हाउ कैन वी से दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं, नोट में आप लिख सकते हो, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं ऑर्थोगोनल भी कह सकता हूं, ऑर्थोगोनल व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ द लाइन इज 0। सो दो लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। मैंने आपको पहले भी कहा, जब भी कोई कार्टेशियन इक्वेशन है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर उसका डायरेक्शन रेशियो पता करो। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है -x+2 बाई -2 इज इक्वल टू y -1/7 इज इक्वल टू z+3 बाई -3। अब इसको आप लिख सकते हो, यदि माइनस को कॉमन लिया जाए तो x -2/2, माइनस कॉमन लिया ना हमने और 2 माइनस से कैंसिल हो गया, y -1/7 इज इक्वल टू z+3 बाई -3। ओके, दूसरा हमारे पास है x+2 बाई -1 इज इक्वल टू 2y -8/4 इज इक्वल टू z -5/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+2 बाई -1, 2 कॉमन लो, y -4/2 इज इक्वल टू z -5/4। ठीक है, सो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ द लाइन। मैं कह सकता हूँ b1 वेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, डिनोमिनेटर को देखो 2i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप एंड b2 वेक्टर सेकेंड लाइन के डिनोमिनेटर को देखो -i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो वी गॉट b1 एंड b2 वेक्टर, मुझे एंगल पता करना है। सो वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, सो वी कैन से इट इज 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2 प्लस 7 2 14 -4 2 12। डिनोमिनेटर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ रहा है, और जब कभी न्यूमरेटर 0 आ रहा है मतलब cos थीटा 0 है। How can we say that cos theta is equal to 0? It is only when theta is 90 degree. The answer is what, 90 degree. Cos theta 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। सो इस तरह से हमें एंगल पता करना। एंगल पता करने के लिए उन दोनों लाइन का एग्जैक्ट डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन मेरे पास है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों लाइन, पढ़िए क्वेश्चन को, ये दोनों लाइन
परपेंडिकुलर राइट एंगल पे P क्या होगा, बात वही है। पहले उन दोनों लाइन से हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म पता करना है। ओके, तो मैं पहले इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं। ओके, तो x -1/-3, यहां से मैं 7 कॉमन लेता हूं, तो y-2 जो मैंने 7 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में आ गया 2p/7 इज इक्वल टू z-2, 5 कॉमन लिया 11/5। ठीक है, तो यहाँ पर -7 कॉमन लिया तो x -1 3p/-7, ओके, y -5/1 z -6/-5। ठीक है, सो मैंने इन दोनों लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के डायरेक्शन, सिंस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, so therefore the direction ratio B1 of first line and direction ratio B2 of the second line is equal to 0। तो मैं लिख सकता हूं -3 × 3p/-7 and plus 2p/7 multiply 1 and plus 11/5 multiply -5 is equal to 0। तो ये इसको कैंसिल करो, ये हो गया 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 11p/7 इज इक्वल टू 11, देन p इज इक्वल टू 7। तो कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए। आपने देखा यहां पर हमने राइट एंगल की बात करी, मैंने आपको पहले भी कहा था राइट एंगल या ऑर्थोगोनल की बात की जाए तो यहां पर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन लाइंस के ऊपर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कि हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है। पढ़िए क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। ओके, ये एंगल का क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होगा। जब भी किसी क्वेश्चन में एक लाइन दो लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। परपेंडिकुलर टू वन लाइन नहीं दिया है, परपेंडिकुलर टू टू लाइन दिया हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा। वी हैव टू फाइंड the equation of line L which passes through the point -1, 3 and -2 and perpendicular to two lines. When this line is perpendicular to two different lines, मैंने आपको बताया था ये दो लाइन है और तीसरा लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। So what is the direction ratio of the third line? ये दो लाइन है, ये दो लाइन और तीसरा लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, वी कैन से द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लाइन। सो इसका डायरेक्शन रेशियो जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो लाइन L1 L2 का इक्वेशन दिया गया है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उनके डायरेक्शन रेशियो के क्रॉस प्रोडक्ट को ही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं द डायरेक्शन रेशियो B वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर का नहीं था बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट का था। ये बात हमने वेक्टर में पढ़ा है। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं I कैप, J कैप, K कैप और 1 2 3 और -3 2 5। So this is called 5 to the 10 minus 6, 4 I cap, 5 और -9, 5 plus 9, 14, -14 J cap and 2 and plus 6, 8 K cap। सो ये मुझे डायरेक्शन रेशियो मिला, पॉइंट हमारे पास पहले से डायरेक्शन रेशियो मिल गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L
कैन बी रिटन एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू वाई -3/-14 इज इक्वल टू जेड +2 डिवाइडेड बाई 8। अब यदि डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया जाए तो x प्लस 1/2 y -3/-7 एंड z +2/4। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहीं भी वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बात नहीं की गई थी, तो चूंकि क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया था इसलिए आंसर को भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। तो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो आपने देखा एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परपेंडिकुलर कैसा होगा, दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्क्यू लाइंस है वो इसका क्या मतलब है। देखो ना, एक नया टर्म यहाँ पे यूज किया गया, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस ऐसी दो लाइंस होती है जो दोनों लाइन नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल है। द अरेंजमेंट ऑफ टू लाइंस जो कि दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। हालांकि टू डायमेंशनल प्लेन में हमने पढ़ा था या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो जाएगा। द लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। बट क्वेश्चन यहां पर है कि स्क्यू लाइन, तो स्क्यू लाइन कैसा होता है मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, सुनो। आप देखना, ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल। ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल। और ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग। बट यदि मैं लाइन को ऐसा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या ये पैरेलल है। पैरेलल तो ये होगा ना, ये पैरेलल है क्या, नहीं। क्या ये इंटरसेक्टिंग है, ध्यान से देखो, ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये देखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो इस तरह के लाइंस के अरेंजमेंट को ही हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब स्क्यू लाइंस का यदि इक्वेशन दिया गया है, देन हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइन। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास दूसरा लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और इसका इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि a1, a2, b1, b2 का मतलब क्या है। a1 एंड a2 आर द पॉइंट्स ऑन बोथ द लाइन। a1, a2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों लाइन के ऊपर के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और b1, b2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि आप इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। तो आप इसका फॉर्मूला को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन, इट इज कॉल्ड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। समझ में आ रही बात। तो जब हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो, हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, it is called, this is the formula a2 vector minus a1 vector dot b1 vector cross b2 vector by magnitude of b1 vector cross b2 vector. This is the formula to find the distance. ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है और इसको मैं मॉड में लेता हूं ताकि ये नेगेटिव ना आए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये एक लेंथी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आप देखो ना, कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप में आप लिस्ट बनाओ कि a1 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर क्या है,
B1 वेक्टर क्या है एंड B2 वेक्टर क्या है। पहले आप आइडेंटिफाई करो, लाइन का एक क्वेश्चन दिया होगा और नहीं दिया तो फाइंड करके ये चार चीजें पहले पता करो। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर पता करो। फिर तीसरे स्टेप में क्या करो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पता करो। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पता करो, ठीक है। इसके बाद क्या पता करो, फोर्थ स्टेप में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पता करो। ओके, इसके बाद क्या पता करना है, तो न्यूमरेटर का A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पता करो, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप होगा उसमें फाइंड द डिस्टेंस, यूज द फॉर्मूला डी पता करो। तो ये 6 स्टेप्स यदि आप फॉलो करोगे तब आप दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ये एकदम सिंपल तरीका था। सो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, वी शुड फॉलो दीज 6 स्टेप्स। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पास दो लाइंस का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई A1 वेक्टर, मिल गया आई कैप प्लस जे कैप। आइडेंटिफाई A2 वेक्टर, मिल गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, B1 वेक्टर वी कैन से 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड B2 वेक्टर वी कैन से 3i कैप minus 5j cap plus 2k cap. So we got A1 vector, A2 vector, B1 vector and B2 vector. सबसे पहला स्टेप हो गया डन। सेकंड स्टेप में हमारे पास था कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर पता करो। ओके, कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 1, J माइनस J कैंसिल हो जाएगा, माइनस K कैप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था, B1 क्रॉस B2 पता करो। ओके, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पता कर लेते हैं। ये हमारे पास है I कैप, J कैप, K कैप। ओके, दिस इज 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 5 2। सो ये बन गया माइनस 2 एंड प्लस 5, 3i कैप एंड J के साथ 4 माइनस 3 माइनस J कैप, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारे पास हो गया माइनस 10 एंड प्लस 3, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 के कैप। तो B1 क्रॉस B2 भी मिल गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 7 स्क्वायर 49 रूट ओवर 59। ओके, अब आप एक काम करो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पता करो, डॉट प्रोडक्ट करो। सो A2 माइनस A1 यहाँ पे था हमारे पास और B1 क्रॉस B2 यहाँ पे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 3 एंड प्लस 0 एंड प्लस 7 कितना आता है, 10 आता है। सो देयरफॉर डिस्टेंस कैन बी रिटन एज 10 डिवाइडेड बाय रूट 59 यूनिट्स, ठीक है जी। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और जो स्टेप्स मैंने बताया था वो स्टेप्स याद रखना है। यदि आप कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक फाइनल टॉपिक हमारे पास है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन क्या होगा। मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का था, बट यदि दो लाइन पैरेलल हो तब डिस्टेंस कैसे पता करोगे। पैरेलल यदि कोई दो लाइन होगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, A1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और इसको मैं लिख सकता हूं R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। When two lines are parallel, their direction ratios are same. तो यहाँ पे B वेक्टर सेम है, A1 A2 अलग है। यदि मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर divided by magnitude of B vector. This is the formula to find the distance between two parallel line. और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो ये होगा। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड B वेक्टर। दूसरा स्टेप होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर।
तीसरा स्टेप होगा कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, फोर्थ स्टेप होगा कि आप इसका मैग्नीट्यूड पता करिए, क्योंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड द फाइनल स्टेप इज द फाइंड द डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला पता चल गया। आपसे यदि कोई पैरेलल लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप तीन चीजें आइडेंटिफाई करिए, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B वेक्टर, और फिर उसके ऊपर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ठीक है, यदि मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ आपको, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम है, मतलब B वेक्टर सेम है। तो आप कह सकते हो आपके पास यहाँ पर A1 वेक्टर क्या है, -5i कैप -3j कैप एंड +6k कैप। ओके, आपके पास A2 वेक्टर क्या है, सेकेंड लाइन के ऊपर का पॉइंट 2i कैप +4j कैप -k कैप, और आपके पास B वेक्टर क्या है, i कैप +4j कैप -9k कैप। सो वी हैव A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड B वेक्टर। अब इसके बाद उन स्टेप्स को फॉलो करिए और आंसर तक पहुंचिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर आपको क्या करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड करो, B का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। ठीक है जी, डन। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ना था, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया है। आप जो भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, उसको समझिए, उसका नोट्स बनाइए, और इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करिए। ठीक है जी, यदि इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से उस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है जी।